नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में हम हर बार किसी न किसी राजनीतिक, आर्थिक और तमाम जो सुदृढ़ शख्सियत हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज की जानी मानी हस्ती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा नाम है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि उन्होंने कई बार राजनीतिक हलचल भी मचाई। मुलायम सिंह के अतिकरीबी रहे, अखिलेश यादव के भी अतिकरीबी रहे। 2012 की सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में वह राज्य मंत्री भी रहे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 4 बार लगातार वो निर्विरोध उन्होंने अपनी दर्ज जीत की है। इसके साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ व्यापारी की समस्याओं को लेकर वो हमेशा मुखर रहते हैं। हमारे साथ वो आज पूर्व राज्य मंत्री, व्यापारी नेता, सामाजिक नेता नटवर गोयल जी हैं। उनसे मुलाकात कराते हैं जो लगातार समाज के साथ प्रदेश के अन्य सभी वर्गों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। नटवर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज आवर पर। सर, सबसे पहला आपसे सवाल, राजनीति में आपको कहां से आने की प्रेरणा मिली? राजनीति कोई प्रेरणा नहीं था। राजनीति हमारा शुरू से बचपन से एक शौक का विषय रहा जी। अगर मैं आपको बताऊं कि हम 12 साल की उम्र से ही हमें राजनीति का शौक रहा। यानी 12 साल की उम्र का बच्चा, मुझे लगता है 7वीं में पढ़ता होगा, तब से ये राजनीति का शौक। कौन सा दशक रहा है वो? ये पहली बार, सबसे पहले राजनीति का शौक हमको लगा 1977 में, जब जनता दल की सरकार बनी थी तब। हाँ, तो उस समय ये हमने बनारस में बड़ी भीड़ भाड़ जा रही थी और जुलूस, जिसमें चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी और तमाम बड़े नेता उधर से, तो वहीं से एक राजनीति का जैसे एक लगता है एक लगाव और एक आदमी का इंटरेस्ट, जैसे किसी बच्चे को खेल का बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो हमें राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट रहा जी। फिर आगे कैसे आप बढ़े? बस वही राजनीति बढ़ते बढ़ते फिर हमारा संबंध बना पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के साथ। हम बहुत रहे और बाबू श्यामलाल यादव जी के साथ रहे। बाबू श्यामलाल यादव जी केंद्रीय कृषि मंत्री थे जी, राज्यसभा सभापति भी थे जी। उनका चुनाव का संचालन करना, मतलब आप समझिए कि आज भी उनके परिवार में बच्चे की तरीके से उन्होंने हमें प्यार दिया, पाला, बड़ा किया, सब चीज़ें। और उनके लिए बिल्कुल शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो मरने मारने टाइप से हम लोग जान निछावर थी आपके। तो जनता दल, कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी आए। अब मैं यूथ कांग्रेस में था। 84 में मैं यूथ कांग्रेस में था। 84 to 89 जब जिस समय श्रीमती इंदिरा जी की डेथ हुई थी जी, उसी हमारे उसमें दौरान ये वीर बहादुर जी की भी डेथ हुई थी जी जी, वो सिंगापुर में जी। तो सब बनास में ही बॉडी आई। मैं बनास ही रहता था सर जी। बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हैं। हाँ, पहले आपका जनता दल से मोह भंग हुआ, नहीं, फिर आपको कांग्रेस से मोह भंग हुआ। नहीं, देखिए, मोह भंग नहीं हुआ जी। उसमें ये ऐसी क्या स्थितियां रही कि इन दलों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ा, कि अन्य दलों की तरफ आपका रुख रहा? क्या ऐसा था कि वैश्य समाज का हित नहीं दिख रहा था? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ। देखिए, सन 77 में हमारी कोई उम्र तो थी नहीं, वो एक शौक था। 84 to 89 मान के चलिए 19 से 24 साल तक उस समय कांग्रेस का ही सब था। फिर उसके बाद मेरा संपर्क बना समाजवादी पार्टी से। मुलायम सिंह जी के करीबी रहे, आप प्रिय रहे। हाँ, निश्चित तौर पे रहे। अखिलेश जी के बहुत करीबी रहे। अखिलेश जी ने 2012 की सरकार में आपको राज्य मंत्री बनाया। सबसे पहले लाल बत्ती दिया, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। फिर बाकी कुछ लोग सोची समझी साजिश करने लगे, साजिश के शिकार भी हम हुए। उसके बावजूद भी देखिए, व्यापारी होने के नाते उन्होंने सम्मान दिया, कोई राजनीतिक होने का नहीं दिया। कोई हमेशा नहीं कोई राजनीतिक परिवार से आते हैं या ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने व्यापारी होने के नाते सम्मान दिया, वह समाज होने के नाते सम्मान दिया और कुछ। क्योंकि आपकी जड़ें जो थी वो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ी हुई थी। हाँ, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो 2012 की अखिलेश यादव की सरकार रही, वो जो आपका प्रभुत्व देखा कि व्यापारी वर्ग ने सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की पार्टी को यानी समाजवादी पार्टी को वोट दिया, समाजवादी पार्टी जीत कर आई, उसी परिप्रेक्ष्य में आपको राज्य मंत्री बनाया गया। बिल्कुल। फिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी से आपका मोह भंग हो गया और 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी लड़ने पहुंचे, उन्होंने आह्वान किया और आप उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? ऐसा क्यों? क्या लगा भारतीय जनता पार्टी के मूवमेंट में आपको? 2014 में जी, सबसे पहले जब मोदी जी बनारस आए जी, तो मोदी जी का जो एक ऑरा है, मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी की जो समझ है जी, और मुझे लगता है कि हमने बहुत नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन जो
मोदी जी के अंदर जो दिखाई पड़ा जी, वो मुझे लगता है शायद कहा जाए तो बहुत कम लोगों में दिखा या नहीं दिखा। बिल्कुल निस्संदेह, तभी 2 बार के प्रधानमंत्री देश के हो चुके हैं। इसके बाद आप लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी में ये मान के चलिए अगर आज की डेट में 30 से ज़्यादा एमएलए एमएलसी हैं तो वैश्य समाज से, वैश्य समाज के जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है जी, ये मान के चलिए। या तो यूँ कहिए कि हमारा वैश्य समाज संगठित हुआ, जी, संगठित होकर के टिकट मांगा, जीत के आया, सदन में आया। बसपा की गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में वैसे समाज को इतना जगह नहीं थी जितना भारतीय जनता पार्टी में। आलोचक नहीं हैं जी, लेकिन भाजपा के हम प्रशंसक हैं। जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 2014 से लेके अब तक जो सफर आपने तय किया है, बहुत छोटे सिपाही हैं। बिल्कुल। आप क्या देखते हैं, वैश्य समाज की तमाम उम्मीदें आपसे जुड़ी होंगी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या किसान वर्ग हो, आम वर्ग हो, सर्व समाज की जो है आस्थाएं आपसे जुड़ी होंगी। तो किस तरीके से लाभ पहुंच रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, अगर सच मायने में देखा जाए तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी जिस हिसाब से मेहनत करते हैं रात दिन लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ये मैंने बहुत मुख्यमंत्रियों को काम करते देखा है, लेकिन इनके काम करने की जो शैली है वो वाकई तारीफ काबिल है। बिल्कुल, मतलब जो व्यक्ति, हमें लगता है कि अगर 4 से 5 घंटा ही सिर्फ सोते होंगे जी, बाकी 17 से 18 घंटा 19 घंटा काम करते हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से दौड़ धूप आना जाना लगा रहा एक लोगों से, ये समझ लीजिए कि ये इन्हीं की बस की बातचीत थी, वरना पता नहीं कितनी मौतें होती। बिल्कुल। वहीं विपक्ष ये लगातार कहता आ रहा है कि जीएसटी लगाकर जो व्यापारी वर्ग है उसको खत्म किया जा रहा है, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे वो खत्म हो रहे हैं। जीएसटी से नुकसान तो व्यापारी का हुआ है जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप भारत में नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे है, ऐसा नहीं केवल हिंदुस्तान में है या केवल उत्तर प्रदेश में है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हमें देश के विकास की तरफ जाना पड़ेगा और अगर देश दुनिया के में जाना पड़ेगा तो उनके कहीं ना कहीं उनके सिस्टम से ही काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पे अगर कुछ नुकसान होता तो उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तमाम शिकायतें भी आती हैं, तो ऐसे में कैसे उनका निस्तारण कराते हैं सरकार स्तर पर रखकर? देखिए, सरकार के साथ रहने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी रहता है कि आप सरकार के साथ रह के तो आप मदद कर सकते हैं, चाहे वैश्य समाज की चाहे व्यापारी समाज की। लेकिन अगर आप सोचेंगे हम सरकार की खिलाफत भी करें और हम सबकी मदद भी कर लें तो दोनों चीज़ें संभव नहीं है। गोयल जी, कोरोना काल रहा, भीषण त्रासदी रही, देश नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व इससे त्रासदी में डूबा रहा। सबसे पहले अगर थाली में रोटी सब्जी लेके कोई निकला तो वह समाज निकला। जी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अभी आप पुराना देख लीजिए, अपने अखबारों को देख लीजिए, चैनल को देख लीजिए, क्योंकि ये समाज ऐसा है, चाहे बनिया की दुकान में ये लगा कि मेरा सामान बिके न बिके लेकिन गरीब आदमी मरे ना, इसलिए अपने दुकान का आटा चावल दाल निकाल करके तुरंत बना के घर की महिलाएं रोटी लेके सबसे पहले अगर कोई थाली लेके बाहर निकला तो वह समाज निकला। उठा के इतिहास देखिए। बोले एक जानकारी मुझे और है कि आपकी जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है या जो वैश्य समाज के बड़े लोग हैं उनसे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं आपके, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, चाहे सत्ता में हो या व्यापार में हो। नहीं, ये उन लोगों का प्यार है कि वो हमको इतना स्नेह देते हैं, वो अलग बात है। वो प्यार इसलिए है कि आप उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की सशक्त आवाज बन के उठे। हाँ, ये उनका प्यार है, मतलब अपने समाज के भी हैं और एक उनका प्यार रहता है कि भाई उस तरीके से ऐसा कुछ। राजनीतिक लोगों से भी अच्छे संबंध हैं। हाँ, चाहे फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उनसे भी अच्छे संबंध हैं आपके। तो देखिए, संबंध का अच्छा होना कोई किसी अपराध के दायरे में थोड़ी आता है कि भाई संबंध अगर मान लीजिए आप साफ सुथरे, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों नहीं रहती है? बहुत से नेता होते हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जुड़े होते हैं। आपने 2014 से लेके और 2023 तक का सफर तय किया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप में नहीं दिखी। नहीं, देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि देखिए जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिसको जहाँ लगेगा कि इनको एडजस्ट करना है या इनको कोई जिम्मेदारी देनी तो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप एक बात बताइए, जो अभी लखनऊ नगर निगम का चुनाव हुआ, जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया, जी, क्या व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी सोचा था उनके बारे में? नहीं। महिला मोर्चा की का आम पदाधिकारी थी वो। तो इसलिए किसी को कब कहाँ लेके बैठा दिया जाए, कितने गवर्नर कहाँ से लोग बनाया, तो हम लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन एकदम से वो, तो इसलिए ये सब चीज़ें कहना बड़ा मुश्किल है। और रही बात, देखिए, हमें अपना अच्छा काम करना चाहिए पार्टी के लिए, सरकार के लिए। अगर हम अच्छा काम करते रहेंगे देश के लिए, प्रदेश के लिए और अपने समाज के लिए।
अगर क्षेत्र में जो कहा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कानपुर, बरेली, गाजीपुर, मुरादाबाद या अन्य जगह पश्चिम के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उद्योग हैं, आपकी सभी जो कंपनियों के लोग हैं अच्छी पकड़ है। हाँ है। तो इसके साथ ही क्योंकि आपने 2022 में भी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, व्यापारी वर्ग ने तन मन धन से सहयोग किया, ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीत कर आए, लेकिन आप पूर्व में राज्य मंत्री रहे, उसके बावजूद भी आप अभी भारतीय जनता पार्टी के आम सिपाही बनकर लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या सिपाही होना कोई खराब बात थोड़ी है? सिपाही होना तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक बात नहीं, सिपाही को प्रमोशन चाहिए होता था। ऐसा नहीं है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। सिपाही रह करके आदमी ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है, जितने बड़े पद पे जाते हैं उतनी जिम्मेदारी मिलती है, और ऐसे यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से काम हो रहा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, देखिए संबंध होना इसलिए क्योंकि देखिए लखनऊ में रहने से एक फ़ायदा क्या रहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे गाजीपुर हो, गाजियाबाद हो, बरेली हो, बलिया हो, हर जगह के जो बड़े इंडस्ट्री वाले आते हैं, मान लो उनके अगर किसी तरह के कोई संकट है, कोई परेशानी है, किसी प्रमुख सचिव स्तर पे, माननीय मुख्यमंत्री स्तर पे, गवर्नर स्तर पे, जहाँ जो भी हो सकता है यथासंभव जाके अगर मिल के उनको अपनी बात कहते हैं। तमाम हमारे मित्र मिनिस्टर हैं, कई लोग हैं, तो इतना सम्मान देते हैं, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि हम कहीं से भी, आपको लगता है कि हम राज्य मंत्री नहीं है, मुझे तो लगता है मैं राज्य मंत्री। बड़ा प्रोफाइल नटवर गोयल 2012 में बात बताइए, सरकार में राज्य मंत्री रहे, बात सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में आए, व्यापारियों का पूरा सहयोग दिलवाया। आप ये समझिए कि आज के समय में किसी भी, चाहे वो आप सीएम सर हो, डिप्टी सीएम साहब हो, मिनिस्टर साहब हो, किसी भी मिनिस्टर से हमें मिलने में कितना समय लगता है जी। तब तो ये कहीं ना कहीं संपर्क संबंध है गए, क्योंकि एक साफ सुथरी सभी के साथ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आदमी उसी में बहुत से लोग कमीशनबाजी में लग जाते हैं, दुनिया भर के चीज़ों में, अनाप शनाप चीज़ों में लग जाते हैं। तो इसलिए चूँकि हम लोग शुरू से अच्छे परिवार से रहे, भरे पेट के रहे, तो कभी इन सब चीज़ों का न जरूरत पड़ी, न ईश्वर करे आगे जरूरत पड़े। नटवर गोयल जी, अभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में आया है। खासकर आपके पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा आया है, तो वैश्य समाज ने सबसे ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो कैसे देखते उत्तर प्रदेश में आने वाला समय कैसा होगा? रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, सरकार जो कह रही है। ये निश्चित तौर पे देखिए, एक बात इस मामले में आप सामने लीजिए कि उत्तर प्रदेश वास्तव में उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है। ये जितना आप कल कारखाने यहाँ लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में अगर बेरोज़गारी है तो बहुत कम होगी, ख़त्म होगी। ये ख़त्म करने की एक पहल है मुख्यमंत्री जी की, जो एक सोच थी, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने इसको जा करके लोगों को निमंत्रण दे करके उत्तर प्रदेश में बुलाया है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा विकास। एक महत्वपूर्ण और बात आपसे कि जिस तरीके से वैसे समाज ने या अन्य वर्गों के जो व्यापारियों ने या इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो देखा जाता प्रशासनिक स्तर पर जो कागजात पूरे करने की प्रक्रिया होती है, चाहे एनओसी जारी करने की हो, लाइसेंस जारी करने की हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो, इनमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं। तो ऐसे में जो सपना है, खामियां तो है, तो इसको कैसे आप किस नजरिए से देखते हैं, इसको कैसे सरकार को पूरा करना चाहिए? तो है, देखिए खामियां इसलिए है क्योंकि देखिए सरकार एक योजना लाती है जी, कंप्लायंस करने वाले दूसरे अधिकारी होते हैं, और कंप्लायंस अगर प्रॉपर समय से नहीं होता तो उसमें व्यापारी का बड़ा नुकसान होता है। व्यापारी का नुकसान इसलिए होता है, व्यापारी ने जमीन खरीद लिया, मान लो कहीं बैंक से लोन लेके खरीदा, किसी दोस्त यार से उधार लेके खरीदा, उसको तो ब्याज दे ही रहा है ना, और उसके बाद आपको कागज पत्तर एनओसी लाने में 9-9 महीना, 10-10 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल लग जाते हैं। तो पता चला कि 2 साल के अंदर में अगर 24%, 12% की दर से भी रखे तो 2 साल का 24% ब्याज दे दिया जी। तो क्या लगता है प्रोजेक्ट बेच के 24% कमाए, कभी नहीं कमा सकता। ये खामियां कैसे दूर हो सकती हैं? ये खामियां के लिए देखिए ऐसा है कि निश्चित तौर पे ये खामियां हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे, और ये खामियां देखिए हो सकता है जब भी दूर होगा तो कैबिनेट स्तर पे ही दूर होगा, माननीय मुख्यमंत्री स्तर पे ही दूर हो सकता है। ये बातें आपने कभी रखी हैं मुख्यमंत्री जी तक? देखिए मुख्यमंत्री जी से कहा तो जाता है, इसमें दो राय नहीं है, मुख्यमंत्री जी इसको समझते भी हैं, मुख्यमंत्री बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मुख्यमंत्री जी भी एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं जमीनी जुड़ाव उनका रहा है। ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी कुछ बहुत बड़े राज परिवार से आते हैं कि वो सब चीज़ों में समझते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि सिस्टम की मजबूरी है, कुछ चीज़ें ऐसा रहता है, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन मजबूरियों में तो व्यापारी तो पिस ही रहा है, टाल मटोल पे विश्वास करते हैं बहुत से अधिकारी, तो इस तरीके से व्यापारी तो पिसता है, ये निश्चित तौर पर नुकसान तो होता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में देखा जाए वैश्य समाज की स्थिति, चाहे वह आर्थिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर हो या सामाजिक आधार पर हो, डाउन हुई है कहीं ना कहीं। तो उसको कैसे आप देखते हैं कि नहीं, क्या बात करें, कहाँ डाउन हुई है? विपक्ष कह रहा है। नहीं देखिए, वैश्य समाज के बारे में समझ लीजिए,
इस बार हमारे 30 MLC MLA हैं सदन में जी। इसके पहले 2, 4, 10 हुआ करते थे तब, तो आखिर बढ़ तो रही है। और राजनीतिक जिस हिसाब से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से वैश्य समाज बहुत मजबूत हुआ है, बहुत मजबूत हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के चलती है और हम भी ये मान के चलते हैं, हम एक दूसरे के समर्थक हैं। नटवर गोयल जी, एक विषय और मैंने देखा है, बहुत अचंभित चीजें मैंने देखी हैं कि पूर्वांचल के गाजीपुर से लेके पश्चिम के गाजियाबाद तक जहां भी आप जाते हैं, कोई भी जनसभा होता, कोई भी कार्यक्रम होता, हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है और माताएं बहनें या जो व्यापारी होते काफी आपसे प्यार करते हुए दिखाई देते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं, उनका निस्तारण करते हैं। ये इतना ढेर सारा प्यार आपके लिए मिलता है, क्या कहेंगे? गाजीपुर से गाजियाबाद, एक छोर से दूसरे छोर। देखिए होता क्या है कि हम प्यार देते हैं तो प्यार मिलता है। देखिए हम आपसे कटे कटे रहेंगे तो आप भी हमसे कटे रहेंगे, हम आपको गले लगाएंगे तो आप भी गले लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं गिव एंड टेक रहता है। अगर ये भी लोग आते हैं कहीं पे, हमें लगता है उनकी ज़रूरतें हैं जहाँ खड़े होना है। और देखिए एक बात समझिए, व्यापारी समाज साफ सुथरा समाज है। वैश्य समाज कभी मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया, समझिए मैं 4 बार लगातार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राज्य मंत्री रह चुका हूँ। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति आके हमसे मिला हो, खास करके वैश्य समाज का, भाई साहब वो हेरोइन गांजा का लाइसेंस दिला दीजिए, कोई भी ऐसा नहीं। बहुत साफ सुथरे लोग हैं। केवल परेशान किस बात से हैं, जैसा वो दरोगा बड़ा तंग करता है, वो CO साहब फलाने करते हैं, इस सब चीज़ों की बात करता है। लेकिन ये कहिए कि अपनी वेदना प्रकट करता है, लेकिन किसी तरह का लालच या स्वार्थ नहीं होता। और ये समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा देने का काम किया है। बिल्कुल। आज नहीं, आप अगर इतिहास उठा के भी देख लें तो सबसे ज्यादा अगर कुआं किसी ने खुदवाया होगा तो वैश्य समाज ने, सबसे ज्यादा धर्मशाला किसी बनाया वैश्य समाज, स्कूल सबसे ज्यादा बनवाया वैश्य समाज ने, सबसे ज्यादा गरीब कन्याओं का विवाह किसने कराया? वैश्य समाज ने। तो वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो सबको देने का काम कर। हम आपको थोड़ा सा और इतिहास, महाराज अग्रसेन ने एक स्थापना जब की थी तो उन्होंने अग्रोहा में कहा कि गरीब जो भी व्यक्ति है उसको सारे व्यापारी मिलके, वैश्य समाज के लोग मिलके, परिवार के लोग मिलके एक ईंट और एक सिक्का उसको दे। अगर इस गांव में 500 लोग भी रहते हैं तो 500 ईंट और 500 सिक्के मिल जाएंगे, तो सिक्के से अपना व्यापार कर लेगा, ईंट से अपनी झोपड़ी में मड़ई लगा लेगा। तो वो एक सोच है, सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना, ये वैश्य समाज की एक सोच शुरू से रही है। और वैश्य समाज एक ऐसा व्यक्ति है जो, अगर हम, आप ही बताइए कि सबसे ज्यादा अगर नौकरी कोई देता है, आज आप किसी भी जगह, हम कहते हैं किसी हलवाई की दुकान में चले जाइए, दवाई की दुकान में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, तो उसकी दुकान में अगर 2 आदमी का भी स्टाफ है, 10 आदमी का स्टाफ है, तो वो कौन है? तो वो व्यापारी ने 10 आदमी को जॉब दिया हुआ है ना। तो 10 आदमी का मतलब अगर उसके परिवार में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो 50 आदमी का पेट तो उसी दुकान से भर रहा है ना। बिल्कुल। वो कौन है? व्यापारी है, वैसे समाज के लोग हैं। तो आप अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस तरीके से और उद्धार देखना चाहते हैं वैश्य समाज का? ऐसी कौन सी चीजों की अभी कमियां रहेंगी या कुछ कमियां दूर करना? कोई कमी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, वैश्य समाज, मैंने फिर आपसे कहा, वैश्य समाज देने वाला समाज है। सरकार को सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स देता है तो वैश्य समाज देता है। देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान कोई है तो वैश्य समाज है। तो वैश्य समाज ने कभी मांगने का काम नहीं किया, केवल एक चीज मांगता है, हमारी सुरक्षा, हमारा सम्मान। वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे ही रहे हैं दोनों। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं व्यापारी आके कहता है साहब हमको ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं। आप बैंक के डिफाल्टर में उठा के देख लीजिए, कोई आपको नहीं मिलेगा इस तरह का। और खास करके छोटा व्यापारी, गरीब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। छोटा दुकानदार तो इस बात से डरता है कि इज्जत के लिए कि हमारा बैंक मैनेजर ना आ जाए, हमारी दुकान पर कोई बात न करे। तो आप सोचिए तुरंत में जाके जैसे तैसे करके, कुछ नहीं होता, जो उसके पास सामान उसको बेच बाज को बैंक को चुकता करता है। तो वैश्य समाज का व्यक्ति बेईमान नहीं होता। ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री नटवर गोयल जी, जो कह रहे हैं कि वैश्य समाज ऐसा है जो देश और प्रदेश की उन्नति को लगातार आगे बढ़ाता है। तन मन धन से सहयोग देने वाला वैश्य समाज है। उन्होंने राजनीतिक परिवेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार वैश्य समाज आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक आधार से हो या फिर शैक्षिक या सामाजिक आधार पर हो। यहाँ वैश्य समाज को उन्नति मिली है। इसके साथ ही जिस तरीके से उन्हें जनता का प्यार मिलता है, चाहे वो गाजीपुर से गाजियाबाद तक हो, उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो दिन रात काम करते हैं।
हालांकि वह पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं, उन्हें आज भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। व्यापारी हितों को लेकर हमेशा भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बातें रखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको हम समय समय पर मुख्यमंत्री से अवगत कराते रहते हैं, उनका निस्तारण हो जाता है। आज प्रदेश का बड़ा तबका वैश्य समाज जो है उसमें सबसे ज्यादा एमएलए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जो 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है उसमें भी वैश्य समाज की सबसे बड़ी भूमिका रही है। नटवर गोयल जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने 2017 की सरकार हो या 2022 की सरकार हो, व्यापारियों को एकत्र कर बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसमें फैसला करेगी कि उनकी राजनीतिक जो प्रोफाइल है उसमें कितना इजाफा करती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में एक बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी। आगे एक शख्सियत से और मुलाकात कराएंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ आवर।